कल्पना कीजिए कि एक घर है और उस घर के सारे कानूनी कागजात एक ही व्यक्ति के नाम पर हैं। जी, मतलब वो आधिकारिक मालिक हैं। बिल्कुल। वो बैठकों में घर का प्रतिनिधित्व भी करता है और पूरी दुनिया उसे ही उस घर का मालिक मानती है। लेकिन उसी घर में एक ऐसा किराएदार भी रहता है जिसके पास मकान मालिक से कहीं अधिक ताकत है और विनाशकारी हथियार भी हैं। मतलब चलती सिर्फ उस किराएदार की है। वही तो सवाल ये उठता है कि क्या ऐसा मकान मालिक बाहरी दुनिया से किए गए किसी भी वादे को अपने ही घर में लागू कर सकता है? देखिए, लेबनान की सरकार आज ठीक इसी खतरनाक और जटिल विरोधाभास में जी रही है। ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। स्थिति वाकई कुछ ऐसी ही है। सुप्रभात। आज 20 मई 2026 है। ये एक विशेष डीप डाइव चर्चा है। हमारा उद्देश्य मध्य पूर्व और विशेष रूप से लेबनान में पिछले कुछ हफ्तों में घटी घटनाओं का एक विस्तृत और तथ्य आधारित विश्लेषण करना है। बिल्कुल। और ये बताना भी जरूरी है कि हम एक शांत और तटस्थ दृष्टिकोण अपना रहे हैं। एक ऐसे युग में जहां सूचनाएं अक्सर सनसनी के साथ परोसी जाती हैं, हमारा प्रयास है कि बिना किसी भय के सिर्फ जमीनी हकीकत को सामने रखा जाए। एकदम सही। और इस प्रसारण को प्रायोजित किया है प्रोवेव एआई ने और इसका निर्माण स्टाइलो न्यूज़ द्वारा किया गया है, जो एक अत्याधुनिक एआई संचालित न्यूज़ एप्लीकेशन है। और जो लोग हमें सुन रहे हैं उनके लिए जानना दिलचस्प होगा कि आज हम जिस तकनीक से विश्लेषण कर रहे हैं वो स्टाइलो इंटेल ऑप्स सॉफ्टवेयर का उपभोक्ता संस्करण है। जी, मतलब मूल रूप से इसे सरकारों, सेनाओं और वैश्विक व्यापारिक घरानों के शीर्ष निर्णायकों के लिए डिजाइन किया गया है। तो इस चर्चा के माध्यम से बिल्कुल खुफिया जानकारी या कहें इंटेलिजेंस स्टाइल ब्रीफ्स के स्तर का डेटा साझा किया जा रहा है। क्या बात है। और इसी उच्च स्तरीय डेटा के आधार पर आज का हमारा विषय है लेबनान का खतरनाक संतुलन, कूटनीति, ड्रोन और प्रतिरोध। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जी बिल्कुल, शुरू करते हैं। आज का हमारा ये मिशन लेबनान सरकार की वर्तमान स्थिरता, हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच सीमा पर चल रहे तनाव और इन सब के बीच वॉशिंगटन में चल रहे कूटनीतिक प्रयासों का गहराई से विश्लेषण करना है। अगर हम 1 मई से लेकर मध्य मई तक के रियल टाइम डेटा पर नजर डालें तो लेबनान की सरकार की स्थिति एक अजीब से वैचारिक और व्यवहारिक संकट में फंसी हुई दिखती है। संस्थागत रूप से सरकार काम कर रही है। हाँ, वो तो देख ही रहा है। मतलब प्रधानमंत्री नवाब सलाम और राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेष रूप से वॉशिंगटन में लगातार बातचीत कर रहे हैं, लेकिन लितानी नदी के दक्षिण की जमीनी हकीकत पूरी तरह से अलग है। बिल्कुल अलग है। तो मेरा सवाल ये है कि अगर सरकार के पास देश के एक बड़े हिस्से पर नियंत्रण ही नहीं है तो क्या कूटनीतिक मेज पर किए गए किसी भी वादे का कोई अर्थ रह जाता है? यहाँ जो बात सबसे अधिक रोचक है वो ये है कि लेबनान की सरकार की ये कमजोरी ही वास्तव में उसकी बका यानी सर्वाइवल का कारण बनी हुई है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, राजनीति विज्ञान में एक अवधारणा है बल प्रयोग का एकाधिकार या मोनोपोली ऑन फोर्स। किसी भी संप्रभु राष्ट्र में हथियार रखने और उनका उपयोग करने का एकमात्र अधिकार राज्य के पास होना चाहिए। हाँ, एक सामान्य देश में तो ऐसा ही होता है। बिल्कुल, लेकिन लेबनान में ये एकाधिकार राज्य के पास नहीं है। हमारा डेटा स्पष्ट रूप से दिखाता है कि दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह एक स्वतंत्र सैन्य शक्ति के रूप में कार्य कर रहा है। समानांतर सेना की तरह। एकदम सही। अब बाहरी शक्तियां, विशेष रूप से अमेरिका और फ्रांस, लेबनानी सेना यानी एएलएफ को आर्थिक और सैन्य समर्थन दे रहे हैं ताकि वे इस क्षेत्र में अपना नियंत्रण स्थापित कर सकें। लेकिन सरकार के सामने एक बहुत बड़ी दुविधा है। और वो दुविधा क्या है? मतलब अगर लेबनानी सेना को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिल रहा है तो वे सीधे तौर पर कदम उठाकर सीमा को सुरक्षित क्यों नहीं करते? एक राष्ट्रीय सेना ऐसा करने से क्यों हिचकिचा रही है? क्योंकि ऐसा करना लेबनान के संस्थागत ढांचे के लिए आत्मघाती होगा। लेबनानी सेना देश की एकमात्र ऐसी संस्था है जो सभी धार्मिक और जातीय समुदायों को एक साथ बांध कर रखती है। मतलब शिया, सुन्नी, ईसाई और ड्रूज सबको? जी, सबको। यदि लेबनानी सरकार अपनी ही सेना को हिजबुल्लाह के खिलाफ बल प्रयोग करने का आदेश देती है तो सेना खुद भीतर से विभाजित हो जाएगी। सैनिक अपने अपने समुदायों के प्रति वफादार हो जाएंगे। ओह, तो इसका मतलब है कि देश रातों रात एक और विनाशकारी गृह युद्ध की आग में झुलस जाएगा। बिल्कुल। इसलिए सरकार कूटनीति और आंतरिक शांति के बीच एक बेहद खतरनाक संतुलन बना रही है।
वे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर शांति की बात कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पश्चिमी देशों से आर्थिक सहायता चाहिए। लेकिन जमीन पर वे कुछ नहीं कर सकते। हाँ, जमीन पर वे हिजबुल्लाह को रोकने की न तो क्षमता रखते हैं और न ही ऐसा करने का जोखिम उठा सकते हैं। ये तो एक प्रकार का संस्थागत गतिरोध हुआ। सरकार केवल एक मुखौटा बनकर रह गई है, जबकि असली सत्ता का खेल कहीं और चल रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। और जब इस जमीनी हकीकत की बात आती है तो स्टाइलो न्यूज के रियल टाइम डेटा ने जो सैन्य गतिविधियां दर्ज की हैं, वे इस गतिरोध को और भी स्पष्ट करती हैं। पिछले कुछ हफ्तों में एक नाम मात्र का संघर्ष विराम था। हाँ, नाम मात्र का ही था। लेकिन सीमा पर गोलाबारी का एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब शांति रही हो। सबसे हैरान करने वाली बात हिजबुल्लाह की नई सैन्य रणनीति है। डेटा के अनुसार वे अब फाइबर ऑप्टिक FPV ड्रोन्स का उपयोग कर रहे हैं। जी, यह एक बहुत बड़ा सामरिक बदलाव है। बदल देती है। जब हम साधारण ड्रोन्स की बात करते हैं तो वे ऑपरेटर और ड्रोन के बीच रेडियो फ्रीक्वेंसी के माध्यम से जुड़े होते हैं। हाँ, रिमोट कंट्रोल की तरह। बिल्कुल। और इजराइल की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्रणालियां इन्हीं रेडियो सिग्नलों को पकड़ती हैं और उन्हें जैम कर देती हैं, जिससे ड्रोन हवा में ही अपना नियंत्रण खो देता है। समझ गया। लेकिन फाइबर ऑप्टिक ड्रोन इस तरह से काम नहीं करते। ये ड्रोन अपने पीछे एक बहुत ही पतला भौतिक कांच का तार, मतलब फाइबर ऑप्टिक केबल, छोड़ते हुए उड़ते हैं। ये केबल ऑपरेटर के कंट्रोलर से सीधे ड्रोन तक जुड़ा होता है। एक मिनट, तो उसका मतलब है कि हवा में कोई रेडियो सिग्नल मौजूद ही नहीं है जिसे जैम किया जा सके? बिल्कुल सटीक। आप एक भौतिक तार को जैम नहीं कर सकते। ऑपरेटर को ड्रोन के कैमरे से बिल्कुल साफ, बिना किसी रुकावट के वीडियो फीड मिलती है। क्या बात है। और वो इसे बेहद सटीकता के साथ लक्ष्य से टकरा सकता है। इजराइल के नमेर वाहनों में ट्रॉफी जैसी उन्नत रक्षा प्रणालियां लगी है जो एंटी टैंक मिसाइलों को रोक सकती हैं। लेकिन ये FPV ड्रोन शायद बहुत नीचे उड़ते हैं। जी हाँ, ये जमीन के बहुत करीब उड़ते हैं और एक अलग ही प्रक्षेप वक्र यानी ट्रेजेक्ट्री अपनाते हैं, जिससे रडार उन्हें समय रहते पकड़ नहीं पाता। ये तो बहुत ही चिंताजनक है। ये दर्शाता है कि हिजबुल्लाह केवल छिपकर हमले नहीं कर रहा है, बल्कि वो अपनी आक्रामक क्षमताओं को लगातार उन्नत कर रहा है। बिल्कुल, वे लगातार इनोवेशन कर रहे हैं। खैर, यहाँ मामला सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि इसके जवाब में इजराइल भी चुप नहीं बैठा है। डेटा दिखाता है कि नबातिये और टायर के आसपास के गांवों में भारी हवाई हमले किए गए हैं। हाँ, बहुत भारी बमबारी हुई है। और लेकिन जो सबसे बड़ा सामरिक बदलाव दर्ज किया गया वो लिबनान की राजधानी बेरूत के दक्षिणी उपनगर दहिये में हुआ। इजराइल ने वहां एक बेहद सटीक हवाई हमला किया। जी, दहिये में हमला करना एक बहुत बड़ा कदम था। और इसमें हिजबुल्लाह की एलीट राडवान फोर्स के वरिष्ठ कमांडर मलिक बलोत को निशाना बनाया गया। दहिये केवल एक इलाका नहीं है, ये हिजबुल्लाह का मुख्य गढ़ है। हाँ, उनका तंत्रिका केंद्र या नर्वस सिस्टम कह सकते हैं। बिल्कुल। तो राजधानी के भीतर इस तरह से घुसकर वरिष्ठ कमांडरों को मारना, माफ कीजिएगा, मतलब सीधे तौर पर नेतृत्व को खत्म करने की रणनीति है ना ये? जी, ये निश्चित रूप से नेतृत्व को पंगु बनाने की रणनीति का हिस्सा है। दहिये पर हमला करना अलिखित युद्ध के नियमों को तोड़ने के समान है। मतलब एक रेड लाइन पार करना। एकदम सही। सीमा पर गोलाबारी एक बात है, लेकिन राजधानी के घनी आबादी वाले इलाके में एक विशिष्ट कमांडर को मार गिराना ये संदेश देता है कि इजराइल की खुफिया पहुंच कितनी गहरी है। और वे कोई भी सीमा पार करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल। राडवान फोर्स हिजबुल्लाह की वो विशिष्ट इकाई है जिसे विशेष रूप से उत्तरी इजराइल में घुसपैठ करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। मलिक बलोच जैसे रणनीतिकार को हटाकर इजराइल ने एक बहुत बड़ा सामरिक झटका दिया है। लेकिन अगर ऐसा है तो ये सब देखकर एक स्वाभाविक प्रश्न मन में आता है। जब हिजबुल्लाह इतने उन्नत ड्रोन का उपयोग करके इजरायली सैन्य वाहनों को नष्ट कर रहा है जी, और इजराइल सीधे राजधानी बेरूत के भीतर घुसकर हिजबुल्लाह के शीर्ष कमांडरों को मार रहा है, तो इस पूरी स्थिति को पूर्ण युद्ध या फुल स्केल वॉर क्यों नहीं घोषित किया जा रहा? ये किसी भी पैमाने पर एक सामान्य सीमा संघर्ष तो नहीं है। देखिए, अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से जोड़कर देखें तो यह एक बहुत ही मापी हुई सैन्य रणनीति है जिसे नियंत्रित तनाव या कैलिब्रेटेड अट्रिशन कहा जाता है। कैलिब्रेटेड अट्रिशन, इसे थोड़ा समझाएं। इसे इस तरह समझा जा सकता है, दोनों ही पक्ष एक दूसरे को अधिकतम दर्द पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन कोई भी पक्ष उस गहरी खाई में कूदने को तैयार नहीं है जहां से वापसी संभव ना हो। मतलब दोनों ही पूर्ण युद्ध से बचना चाहते हैं। बिल्कुल।
हिजबुल्ला चाहता है कि वो अपने प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखे, अपने शिया आधार को ये दिखाए कि वे फिलिस्तीन के समर्थन में खड़े हैं। लेकिन वो ये भी जानते हैं कि एक पूर्ण युद्ध लेबनान के बचे खुचे बुनियादी ढांचे को पूरी तरह राख कर देगा। और अगर ऐसा हुआ तो हिजबुल्लाह को लेबनान के भीतर ही भारी राजनीतिक विरोध का सामना करना पड़ेगा, है ना? एकदम सही। और इजराइल का गणित क्या है? इजराइल की रणनीति ये है कि वो बिना किसी बड़े लंबी अवधि के ज़मीनी युद्ध में फंसे, जो कि बहुत महंगा और सैनिकों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है, हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचे को ख़त्म करता रहे। हाँ, क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य तो अपने उत्तरी निवासियों को सुरक्षित घर वापस लाना है। जी, इसलिए ये जो हमले हो रहे हैं वे वास्तव में कूटनीतिक मेज पर दबाव बनाने का एक उपकरण है। युद्ध के मैदान में जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है उसका उपयोग राजनीतिक वार्ताओं में अपनी शर्तें मनवाने के लिए किया जा रहा है। लेकिन ये कूटनीतिक दबाव लेबनान के समाज को भीतर से किस तरह तोड़ रहा है, ये देखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। बहुत जरूरी है। स्टाइलो न्यूज ने पिछले कुछ हफ्तों में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स और 250 से अधिक वैश्विक समाचार स्रोतों से जो जनसंभावना का रियल टाइम डेटा एकत्र किया है, वो लेबनानी समाज के एक बहुत ही गहरे और खतरनाक विभाजन को उजागर करता है। बिल्कुल, डेटा बहुत कुछ साफ कर देता है। हमने लेबनान, हिजबुल्लाह और सीज फायर जैसे हैशटैग्स का गहराई से विश्लेषण किया और ये स्पष्ट हो गया कि देश राजनीतिक और वैचारिक रूप से पूरी तरह से बट चुका है। और ये विभाजन केवल कुछ राजनीतिक दलों तक सीमित नहीं है, ये विभाजन जनसांख्यिकी और धार्मिक रेखाओं पर है। बिल्कुल, डेटा के अनुसार ईसाई, सुन्नी और ड्रूज समुदाय के लोग मुख्य रूप से राज्य की स्थिरता चाहते हैं। उनका विमर्श बहुत स्पष्ट है। वे मानते हैं कि हिजबुल्लाह का निरस्त्रीकरण होना चाहिए। हाँ, उनका नजरिया बिल्कुल अलग है। उनका तर्क है कि एक गैर सरकारी सशस्त्र समूह की विचारधारा और क्षेत्रीय गठबंधनों की वजह से पूरे लेबनान के आम नागरिक युद्ध की कीमत क्यों चुकाएं। वे लेबनानी राज्य की संप्रभुता की मांग कर रहे हैं। जी, लेकिन क्या युद्ध के समय में किसी भी देश में इस तरह का मतभेद होना सामान्य नहीं है? देखिए, मतभेद सामान्य है, लेकिन लेबनान का ये विभाजन संस्थागत और अस्तित्वगत है। जहां एक तरफ राज्य की संप्रभुता की मांग हो रही है, वहीं शिया बहुल आधार पूरी तरह से हिजबुल्लाह के प्रतिरोध के विमर्श का समर्थन कर रहा है। मतलब उनके लिए हिजबुल्लाह ही असली रक्षक है? बिल्कुल, उनके लिए इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह की सैन्य क्षमता ही लेबनान की असली रक्षा पंक्ति है। वे मानते हैं कि लेबनानी सेना इतनी कमजोर है कि वह देश की रक्षा नहीं कर सकती। और सोशल मीडिया पर भी तो यही दिख रहा है ना? हाँ, सोशल मीडिया डेटा में ये भी देखा गया है कि हिजबुल्लाह के कई समर्थक सरकार के अंतर्राष्ट्रीय शांति प्रयासों को पश्चिमी शक्तियों के सामने घुटने टेकने के रूप में देखते हैं। तो जब किसी देश का समाज इस हद तक ध्रुवीकृत हो जाता है, तो उस सरकार की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोलभाव करने की शक्ति पर क्या असर पड़ता है? वॉशिंगटन में बैठे लिबनानी राजनयिक इस आंतरिक कलह के साथ कैसे बातचीत कर सकते हैं? वास्तविकता यह है कि उनकी मोलभाव करने की शक्ति शून्य हो जाती है। जब लिबनानी प्रधानमंत्री या राजनयिक किसी अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर चर्चा करते हैं, तो सामने बैठे पश्चिमी या इजरायली वार्ताकारों को ये अच्छी तरह पता होता है कि इन राजनयिकों के पीछे एक एकजुट देश नहीं खड़ा है। ये तो बहुत ही कमजोर स्थिति है। बिल्कुल, ये आंतरिक बंटवारा विदेशी ताकतों को हस्तक्षेप करने का पूरा मौका देता है। अमेरिका, फ्रांस या ईरान सभी इन आंतरिक दरारों का उपयोग अपने भू राजनीतिक हितों को साधने के लिए करते हैं। मतलब समझौता हो भी जाए तो उसका कोई मूल नहीं। जी, एक कमजोर सरकार एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर तो कर सकती है, लेकिन जब समाज का एक बड़ा हिस्सा और देश का सबसे शक्तिशाली सैन्य समूह उस समझौते को मानने से इनकार कर दे, तो उस कागज की कोई कीमत नहीं रह जाती। वो सिर्फ एक राजनयिक दिखावा बनकर रह जाता है। यही वो बिंदु है जो वॉशिंगटन में हुई ताज़ा वार्ता और आज की सबसे बड़ी खबर की ओर ले जाता है। ताज़ा रिपोर्ट यह है कि अमेरिका की मध्यस्थता में चल रही वार्ताओं के बाद एक संभावित संघर्ष विराम को 45 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। हाँ, ये एक बड़ा डेवलपमेंट है। कागज पर इसे एक कूटनीतिक जीत की तरह पेश किया जा रहा है, लेकिन इतिहास और वर्तमान हालात को देखते हुए क्या ये 45 दिन का विस्तार सिर्फ एक कूटनीतिक मजाक नहीं है? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। मतलब क्या दोनों पक्ष सिर्फ अपने हथियारों के भंडार को दोबारा भरने और अपनी रसद को व्यवस्थित करने के लिए समय नहीं खरीद रहे हैं? बिल्कुल, खुफिया विश्लेषण के दृष्टिकोण से इस 45 दिन के विस्तार को किसी स्थायी समाधान के रूप में नहीं देखा जा रहा है।
ये विशुद्ध रूप से एक टैक्टिकल पॉज है। टैक्टिकल पॉज मतलब सिर्फ एक रणनीतिक ठहराव। हाँ, अमेरिका में भी घरेलू राजनीतिक दबाव है और वे नहीं चाहते कि मध्य पूर्व में कोई नया बड़ा युद्ध शुरू हो। इसलिए कूटनीतिक दबाव डाल के ये समय खरीदा गया है ताकि चुनाव तक चीजें शांत रहें। कुछ हद तक, हाँ। और दूसरी तरफ हिजबुल्लाह अपने तबाह हुए कमांड ढांचे को पुनर्गठित करना चाहता है और इजराइल अपनी सैन्य टुकड़ियों को आराम देकर नई रणनीतियां बनाना चाहता है। ये शांति की स्थापना नहीं बल्कि अगले चरण के युद्ध की तैयारी का समय है। ये काफी डरावना है। और इसी संदर्भ में एक और बहुत ही चिंताजनक डेटा सामने आया है। स्टाइलो एंटल ऑप्स के अनुसार लेबनान में मौजूद अमेरिकी और पश्चिमी राजनीतिकों, विदेशी पत्रकारों और एनजीओ कर्मचारियों के लिए खतरे का स्तर अब मध्यम से उच्च श्रेणी में आ गया है। जी, मॉडरेट टू एलिवेटेड। आतंकी हमले का नहीं है। डेटा ये संकेत नहीं देता कि किसी दूतावास पर कोई सीधा हमला होने वाला है। यहाँ खतरा अप्रत्यक्ष है, जिसे सैन्य भाषा में कोलैटरल डैमेज कहा जाता है। अच्छा, कोलैटरल डैमेज कैसे? जब इजराइल बेरूत के बाहरी इलाकों, राजमार्गों या रसद मार्गों पर अचानक हवाई हमले करता है, तो वहां से गुजर रहे राजनयिक काफले या सहायता कर्मी गलती से चपेट में आ सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक पहलू भी है। मनोवैज्ञानिक पहलू? क्या इसका संबंध बढ़ती अमेरिका विरोधी भावना से है? बिल्कुल। देखिए, अमेरिका एक तरफ इजराइल को हथियारों की आपूर्ति कर रहा है और दूसरी तरफ लेबनान की सरकार पर हिजबुल्लाह को निशस्त्र करने का दबाव बना रहा है। तो इससे स्थानीय लोगों में गुस्सा बढ़ता है। हाँ, हिजबुल्लाह का कट्टर समर्थक वर्ग इसे सीधे तौर पर अमेरिकी दुश्मनी के रूप में देखता है। इससे जमीन पर पश्चिमी नागरिकों के प्रति आक्रामकता बढ़ती है। और इस पूरे परिदृश्य में एक बहुत बड़ा भौगोलिक कारक भी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वो क्या है? होर्मुज जलडमरूमंद, यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। होर्मुज जलडमरूमंद। इसका लेबनान के इस संघर्ष से क्या सीधा संबंध है? ये तो हजारों किलोमीटर दूर है। संबंध रणनीतिक है। लेबनान का ये संघर्ष केवल इजराइल और हिजबुल्लाह तक सीमित नहीं है। ये एक बहुत बड़े क्षेत्रीय शतरंज का हिस्सा है। ईरान हिजबुल्लाह का मुख्य समर्थक है। जी, ये तो सर्वविदित है। अगर अमेरिका और ईरान के बीच होर्मुज जलडमरूमंद में तनाव बढ़ता है, जहां से दुनिया का अधिकांश तेल गुजरता है, या ईरान खुद को वहां घिरावा महसूस करता है, तो वो दबाव कम करने के लिए हिजबुल्लाह को लेबनान सीमा पर बड़े हमले करने का आदेश दे सकता है। तो मतलब एक जगह का प्रेशर रिलीज करने के लिए दूसरी जगह वॉल्व खोलना। एकदम सही। यानी लेबनान का भविष्य केवल बेरूत या तेल अवीव में तय नहीं हो रहा है, बल्कि खाड़ी के पानी में भी तय हो रहा है। ये सचमुच भू राजनीति का एक बेहद उलझावा और खतरनाक जाला है। तो अगर इन सभी तथ्यों और डेटा पॉइंट्स को एक साथ रखा जाए, तो वे कौन से वॉच पॉइंट्स हैं जिन पर आने वाले दिनों में पैनी नजर रखने की आवश्यकता है? मुख्य रूप से 3 चीजों पर कड़ी नजर रखनी होगी। पहला, क्या इजराइल इस 45 दिन के संघर्ष विराम के दौरान बेरूत या दहिये में वरिष्ठ कमांडरों पर अपनी डिकैपिटेशन स्ट्राइक्स जारी रखता है? और अगर ऐसा होता है तो ये कूटनीतिक ठहराव तुरंत समाप्त हो जाएगा। दूसरा वॉच पॉइंट ये है, क्या हिजबुल्लाह कोई ऐसा सामूहिक क्षति या मास कैजुअल्टी वाला हमला करता है, जैसे कि किसी शहरी केंद्र पर भारी रॉकेट दागना, जिसमें इजराइल के आम नागरिक बड़ी संख्या में मारे जाएं? इससे तो इजराइल पूरी तरह से जमीनी हमला कर देगा। बिल्कुल, ये इजराइल को एक पूर्ण जमीनी हमले के लिए मजबूर कर देगा। और तीसरा, क्या लेबनान के भीतर शिया और अन्य समुदायों के बीच ये वैचारिक तनाव सड़कों पर हिंसक नागरिक संघर्ष में बदलता है, यानी गृहयुद्ध? जी, अगर आंतरिक गृहयुद्ध शुरू होता है तो लेबनान राज्य का आधिकारिक रूप से पतन हो जाएगा। इस विस्तृत और गहरी चर्चा से ये स्पष्ट है कि लेबनान एक बारूद के ढेर पर बैठा है और कूटनीति केवल उस ढेर पर चिंगारी गिरने से रोकने का एक अस्थायी प्रयास कर रही है। बहुत ही सटीक निष्कर्ष है ये। अब इस औपचारिक न्यूज़रूम शैली से थोड़ा बाहर आते हुए मैं ये बताना चाहूंगा कि ये सारा विस्तृत विश्लेषण किसी एक व्यक्ति की राय या सामान्य अंदाजा नहीं था। बिल्कुल नहीं। इस पूरी चर्चा के दौरान जिस जानकारी को साझा किया गया वो 250 से अधिक वैश्विक समाचार स्रोतों, 20 से अधिक भाषाओं में छपने वाले अंतर्राष्ट्रीय आर्टिकल्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के रियल टाइम डेटा को स्कैन करके निकाली गई है। और सबसे बड़ी बात, इस अकल्पनीय रूप से विशाल डेटा को कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI द्वारा महज कुछ ही सेकंड में प्रोसेस करके यह स्पष्ट निष्कर्ष सामने लाया गया है। हाँ, ये तकनीकी प्रगति का एक अभूतपूर्व स्तर है।
जब बिखरे हुए डेटा पॉइंट्स को जोड़कर इस तरह से पूरी तस्वीर सामने रखी जाती है तो घटनाओं के पीछे छिपे असली कारण स्पष्ट हो जाते हैं। ये केवल ये नहीं बताता कि क्या हो रहा है, बल्कि ये बताता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। एकदम सही। और श्रोताओं के लिए ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि इस स्तर की खुफिया जानकारी तक पहुंच अब केवल चुनिंदा लोगों तक सीमित नहीं है। स्टाइलो न्यूज़ का उपभोक्ता संस्करण, जो एक सहज मोबाइल और कंप्यूटर ऐप के रूप में उपलब्ध है, अब सभी के उपयोग के लिए मौजूद है। जी, कोई भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। ये टूल AI का उपयोग करके व्यक्तिगत और इंटेलिजेंस स्टाइल के समाचार ब्रीफ तैयार करता है। इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि व्यक्ति केवल अपनी रुचियों या विशिष्ट भू राजनीतिक घटनाओं को सेट कर सकता है और ऐप बाकी काम कर देता है। सूचनाओं की शोर से बचने का ये सबसे अच्छा तरीका है। बिल्कुल। तो जो भी लोग सूचनाओं के उस शोर से बचना चाहते हैं, वो www.stylonews.com पर जाकर आज ही सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस विस्तृत चर्चा को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भविष्य की डीप डाइव चर्चाओं के लिए किन नए विषयों का विश्लेषण किया जाना चाहिए, इस पर सुझावों का हमेशा स्वागत है। इसके लिए पसंदीदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्टाइलो न्यूज़ को फॉलो किया जा सकता है। जी, हमें आपके सुझावों का इंतजार रहेगा। अंत में यहाँ एक ऐसा विचार है जिस पर गहराई से सोचने की आवश्यकता है। जरा विचार किया जाए, जब एक देश के भीतर एक सशस्त्र समूह की सैन्य क्षमता स्वयं उस देश की राष्ट्रीय सेना से कहीं अधिक हो जाए और वो समूह देश की सरकार से स्वतंत्र होकर युद्ध या शांति का फैसला करने लगें, तो क्या कूटनीति के पुराने नियम वहां लागू हो सकते हैं? क्या हम उस मकान मालिक से किसी भी कागज पर दस्तखत करवाकर शांति की उम्मीद कर सकते हैं जिसका अपने ही घर पर कोई जोर नहीं है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। या फिर हमें 21वीं सदी के लिए संप्रभुता और राष्ट्र राज्य की पूरी परिभाषा को ही फिर से लिखने की आवश्यकता है? इस पर विचार करें। एक नए विषय और एक नई गहरी चर्चा के साथ फिर मुलाकात होगी।